देखिए कल आपको एक थ्योरम बताया गया था, कहा गया था कि जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है वो एग्जिस्ट करता है और दूसरी बात वो यूनिक होता है। ये बात आपको बताई गई थी। देखिए एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि अगर अल्फ़ा कोई एलिमेंट है तो मिलेगा अल्फ़ा डॉट बीटा इज इक्वल टू 1 स्टार इज इक्वल टू बीटा डॉट अल्फ़ा। ठीक है, ये आपने कल प्रूफ कर दिया था। प्रूफ करने का तरीका बताया गया था कि हाफ सेक्शन लेकर के चलेंगे, उस हाफ सेक्शन को हमने प्रूफ किया था, कम्यूटेटिव लॉ लगा के इसको लिखा था, कंबाइन करते ही रिजल्ट मिल गया था। फिर दूसरी बात अगर आपको याद आ रही हो तो कल ये रिजल्ट आपने केस वन के लिए प्रूफ किया था और केस 1 में आपने कहा था कि अल्फ़ा हमारा पॉजिटिव रियल नंबर है। ठीक है, ये बात तो वेल नोन है कि अगर कोई कंडीशन पॉजिटिव के लिए होल्ड होती है तो वो नेगेटिव और बाकी सबके के लिए ऑटोमेटिक होल्ड होती है, लेकिन वो चीज़ आपको लिखनी तो पड़ेगी कहीं ना कहीं। तो उसके लिए अब लिखिए केस 2। केस टू में लिखिए जो आपने कल केस 1 में इक्वेशन लिखा था, ये वाला केस 1 में इक्वेशन लिखा था ना, ये वाला लास्ट में एकदम, उसको एक इक्वेशन नंबर डाल दीजिए। देखिए क्या इक्वेशन नंबर डालेंगे। नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 5। कल लास्ट लाइन को जो आपने लिखा था उसको हमने इक्वेशन नंबर 5 डाल दिया। अब डालिए केस 2, लिखिए लेट अल्फ़ा बिलोंग्स टू आर माइनस, मतलब अल्फ़ा कैसा रियल नंबर है, नेगेटिव रियल नंबर है, तो माइनस अल्फ़ा कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू आर माइनस, दिस इम्प्लाइज दैट माइनस अल्फ़ा बिलोंग्स टू आर प्लस। ये जो केस आपने प्रूफ किया था, ये केस सारे के सारे पॉजिटिव रियल नंबर के लिए होल्ड करता है ना। तो अगर माइनस अल्फ़ा पॉजिटिव है तो उसके लिए भी होल्ड करेगा। तो यहाँ पे हम माइनस अल्फ़ा कर देंगे, माइनस अल्फ़ा डॉट बीटा इज इक्वल टू 1 स्टार इज इक्वल टू बीटा डॉट माइनस अल्फ़ा। ठीक है, नीचे से लिखिए देन फ्रॉम केस 1 it is clear that there exists बीटा बिलोंग्स टू आर प्लस सच दैट, केस 1 क्या कहता था, अगर अल्फ़ा पॉजिटिव है तो उसके करस्पॉन्डिंग बीटा भी पॉजिटिव मिलेगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अल्फ़ा नेगेटिव माइनस अल्फ़ा पॉजिटिव है तो उसके करस्पॉन्डिंग एक बीटा मिलेगा जो इस कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। देयर एग्जिस्ट बीटा बिलोंग्स टू आर प्लस सच दैट माइनस अल्फ़ा डॉट बीटा इज इक्वल टू 1 स्टार। इसको बीटा की जगह बीटा डैश कर दीजिए, बीटा डैश इज इक्वल टू बीटा डैश डॉट माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा डैश डॉट माइनस अल्फ़ा। क्लियर है, आगे बढ़े, नीचे से लिखिए इफ वी टेक बीटा इज इक्वल टू माइनस बीटा डैश, if we take beta is equal to minus beta dash, then देखिए बीटा डैश कैसा है, पॉजिटिव, तो माइनस बीटा डैश कैसा होगा, नेगेटिव, तो बीटा भी कैसा होगा, नेगेटिव। देन बीटा बिलोंग्स टू आर माइनस and we know that देखिए अल्फ़ा कैसा है, नेगेटिव, बीटा भी कैसा है, नेगेटिव,
अल्फ़ा भी नेगेटिव, बीटा भी नेगेटिव। तो आपने एक रिजल्ट पढ़ा था, अल्फ़ा डॉट बीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा डॉट माइनस बीटा, वेयर अल्फ़ा एंड बीटा आर नेगेटिव, वेयर एज माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा आर पॉजिटिव। ठीक है, एक्सक्यूज मी, लिखिए। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए भाई मैटर क्या है, हम क्या गड़बड़ी और गड़बड़ सड़बड़ कर रहे हैं यहाँ पे, जरा उसको देखिए। हमको केस 2 में भी ये प्रूफ करना है, जबकि केस 2 में अभी तक हमको ये मिला है। ये केस कहता है कि अल्फ़ा और बीटा दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, लेकिन इस केस में अल्फ़ा कैसा था, नेगेटिव। ये रिजल्ट किसके लिए आया, माइनस अल्फ़ा के लिए आया। हमको किसके लिए चाहिए, अल्फ़ा के लिए चाहिए, है ना, इसलिए हम इतना पूरा प्रोसीजर कर रहे हैं। अब देखिए, नाउ अल्फ़ा डॉट बीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा डॉट माइनस बीटा की जगह लिखेंगे बीटा डैश, माइनस बीटा की जगह लिखेंगे बीटा डैश। दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा डॉट बीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा डॉट बीटा डैश इज इक्वल टू 1 स्टार। अब हमने उसके लिए वो चीज़ प्रूफ की। सिमिलरली ठीक जैसे हमने ये प्रूफ किया है वैसे ही हम प्रूफ कर सकते हैं बीटा डॉट अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 स्टार। ठीक है, अब दोनों को कंबाइन करेंगे तो मिलेगा दिस इम्प्लाइज दैट अल्फ़ा डॉट बीटा इज इक्वल टू 1 स्टार इज इक्वल टू बीटा डॉट अल्फ़ा, जहाँ अब की बार अल्फ़ा नेगेटिव रियल नंबर है। मतलब हमने दिखा दिया कि नेगेटिव रियल नंबर के लिए भी ये कंडीशन क्या होती है, सेटिस्फाई होती है। ठीक है, उतारिए। हो गया। सोचिए आपका डेड काइंड ख़त्म होने को आ गया है ना, डेड काइंड ख़त्म करते करते सितंबर आ जाता है। हमने आपका 1 महीने में ही डेड काइंड ख़त्म कर दिया। डेड काइंड्स ख़त्म हो गया आपका, हम ये बता ही दिए मैकेनिक्स कितनी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो कोर्स तो आप लोगों का बाइंड अप हो ही गया है। बस ये है कि जो बच्चे लेट से आएंगे उनको वीडियो से पढ़ना पड़ेगा, है ना, पहले की वीडियो से। नहीं तो देखिए नोट्स तो हम लिखने को कहेंगे भी नहीं, क्योंकि 10-11 लेक्चर को लिखना बेवकूफ़ी कहलाएगी। हम ये कहेंगे कि उससे समझ लीजिए, लेकिन नोट्स फिर हमसे ले लीजिए, क्योंकि उससे समझने का कोई मतलब ही नहीं है, कोई तुक ही नहीं है। आज अभी आप जब निकलेंगे क्लास से तो फ़ोटो क्लिक करके ले जाइएगा, उसी का प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वो PDF मेरे पास नहीं है उसका, इसीलिए हम भूल भी जाते हैं भेजना काम में, तो आप ये ले जाइएगा, ठीक है। हो गया, नीचे से लिखिए। Thus from above both cases we can say that thus from above both cases we can say that thus from above both cases we can say that देखिए हमको दोनों ही केस से मिल जाएगा कि ये कंडीशन होल्ड कर रही है, चाहे अल्फ़ा का मान कुछ भी क्यों ना हो। पॉजिटिव हो तब भी होल्ड होगा, नेगेटिव हो तब भी होल्ड होगा, ज़ीरो होगा तब भी, ज़ीरो हो नहीं सकता।
क्योंकि आपने कहा था नॉन ज़ीरो एलिमेंट का ही मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो अल्फ़ा ज़ीरो के बराबर नहीं होगा, इसीलिए हमने R में से ज़ीरो को क्या कर दिया, बाहर कर दिया। तो या तो अल्फ़ा पॉजिटिव होगा या तो अल्फ़ा नेगेटिव होगा। लिखिए, इसको इक्वेशन नंबर कोई डाल लीजिएगा, 5 के बाद मेरे ख्याल से आएगा 6। हो गया, आपने एग्जिस्टेंस तो दिखा दिया, अब क्या दिखाएंगे, यूनिकनेस। यूनिकनेस के लिए आपको पता है, मान लेंगे दो एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, मान लेंगे अल्फ़ा के दो इन्वर्स हैं, अल्फ़ा का एक इन्वर्स है बीटा, अल्फ़ा का दूसरा इन्वर्स है गामा। जब बीटा इन्वर्स होगा तो वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, जब गामा होगा तो वो भी इस प्रॉपर्टी को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अंत में ले जाके दिखा देंगे कि बीटा और गामा एक ही चीज़ है। ठीक है, लिखिए यूनिकनेस, यूनिकनेस हेडलाइन डालिए, यूनिकनेस बोले, लिखिए लेट बीटा एंड गामा, लेट बीटा एंड गामा बी द टू मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, बी द टू multiplicative inverse, be the two multiplicative inverse of a non-zero real number alpha, of a non-zero real number alpha, of a non-zero real number alpha, then from equation 6 we have, then from equation 6 we have, then from equation 6 we have, ये लिखा है इक्वेशन 6, इसकी हेल्प लेने चल रहे हैं। देखिए क्या मिलेगा, इक्वेशन 6 से आपको मिलेगा अल्फ़ा डॉट बीटा इज इक्वल टू 1 स्टार इज इक्वल टू बीटा डॉट अल्फ़ा, और दूसरा मिलेगा अल्फ़ा डॉट गामा इज इक्वल टू 1 स्टार इज इक्वल टू गामा डॉट अल्फ़ा। इक्वेशन नंबर 7, इक्वेशन नंबर 8 लिखिए। ठीक है, अब देखिए, नाउ आपको दिखाना है बीटा इज इक्वल टू गामा। देखिएगा, बीटा की जगह लिख सकते हैं बीटा डॉट 1 स्टार, आपको पता है 1 का किसी में भी मल्टीप्लाई करेंगे वही एलिमेंट मिल जाएगा, इज इक्वल टू बीटा डॉट 1 स्टार की जगह लिख रहे हैं अल्फ़ा डॉट गामा। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 8। ठीक, आपको पता है कि सिंस मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई एसोसिएटिव लॉ। क्यों भाई, एसोसिएटिव लॉ को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो उसको लिख सकते हैं बीटा डॉट अल्फ़ा डॉट गामा। बीटा डॉट अल्फ़ा की वैल्यू मिलेगी 1 स्टार डॉट गामा फ्रॉम इक्वेशन 7, और आपको पता है 1 आइडेंटिटी किसी में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वही एलिमेंट मिल जाएगा। तो आपने दिखा दिया फाइनली बीटा इज इक्वल टू गामा। उतारिए,
हो क्या? नीचे से लिखिए hence we can say that there exists a unique multiplicative inverse. There exists a unique multiplicative inverse of a non-zero real number. Of a non-zero real number. Of a non-zero real number. ठीक है, रिमार्क करके लिखिए, रिमार्क लिखिए। We shall denote the multiplicative inverse of non-zero real number alpha by अल्फ़ा इन्वर्स। होता क्या था, अगर हमारा एडिटिव इन्वर्स के रिस्पेक्ट में बात करते थे तो माइनस अल्फ़ा दिखाते थे, मल्टीप्लिकेटिव के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो अल्फ़ा इन्वर्स दिखाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद अगले टर्न पे बताएंगे डायनेमिक्स निकालिए, मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में आपको कॉमन कैटनरी बता दिया गया था। कॉमन कैटनरी के लिए कहा गया था ऐसी कैटनरी या ऐसी स्ट्रिंग जिसके पर यूनिट लेंथ का मास कांस्टेंट होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉमन कैटनरी कहते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे। हेडलाइन डलवाए थे इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटनरी। सबसे पहले कैटनरी को देखिए। कैटनरी के लिए आपसे कहा गया था कि एक हम फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग लेंगे, उस फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग को दो पोर्शन से हैंग कर देंगे। मान ले रहे हैं एक हमने हैंग किया ए से, दूसरा हैंग किया बी से। आपको पता है ए और बी एक लाइन पे भी हो सकते हैं और एक दूसरे से ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। हम लोग बेसिकली एक लाइन वाला ही कंसेप्ट अपने इस चैप्टर में लेकर के चलेंगे। फिर कहा गया था अंडर द पोजीशन ऑफ ग्रेविटी ये एक फिक्स्ड शेप ऑब्टेन कर लेगा। आपको दिख रहा होगा ये एक फिक्स शेप ऑब्टेन कर लिया है, इसको हम लोग कैटनरी कहते हैं। ठीक है, शुरुआत से ही आपको बता दिया गया है कि हमेशा हम लोग 2 डायमेंशन में स्टडी करेंगे। 2 डायमेंशन में स्टडी करने के लिए मान लिया ये एक एक्स एक्सिस है, ये मान लिया हमारी वाई एक्सिस है, और ये मान लिया उसका इंटरसेक्शन पॉइंट है ओ। ठीक है, इस पॉइंट को कहा जाता है लोवेस्ट पॉइंट। क्या कहते हैं? लोवेस्ट पॉइंट ऑफ कैटनरी, दैट इज सी। ठीक है, फिर देखिए ये होता है हमारा डी। ठीक, आपको ध्यान आ रहा होगा कि जब आप एकदम बेसिक लेवल पे किसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालते थे तो कहते थे उस पर हम एक आर्बिट्रेरी पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं एक्स कॉमा वाई। सर्किल का निकालते थे तो कहते थे इस पे भी एक पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं एक्स कॉमा वाई। इसी तरीके से पैराबोला और इलिप्स का भी निकालते थे, तब भी आप करते थे इस पर हम कंसीडर कर रहे हैं एक पॉइंट एक्स कॉमा वाई। कहने का मतलब क्या है कि जिस भी कर्व का इक्वेशन निकालना होता है उस पे हमको एक आर्बिट्रेरी पॉइंट कंसीडर करना पड़ता है। ठीक है, अब ये बात अलग है कि वो आर्बिट्रेरी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कार्टेशियन में एक्स कॉमा वाई होगा, पोलर में आर कॉमा थीटा होगा। ठीक है, ये डिपेंड करेगा कोऑर्डिनेट सिस्टम से कोऑर्डिनेट सिस्टम में। इंट्रिंसिक में वेरिएबल क्या होता है जानते हैं? नहीं, कर्व ट्रेसिंग नहीं पढ़ा इसीलिए नहीं आता है। देखिए इंट्रिंसिक का मतलब होता है अगर ये हमारा कोई कर्व है तो कर्व पे किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट एस कॉमा साई होता है।
इसको इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट कहते हैं, इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट कर्व ट्रेसिंग में था। जो बच्चे नहीं पढ़ते वो अंत तक पछताते हैं। ठीक है, अब देखिए एस और साई क्या होता है। कहते हैं इस कर्व पे एक फिक्स पॉइंट मान लो ए, उस फिक्स्ड पॉइंट से जो ये आर्क की डिस्टेंस होती है, आर्कियल डिस्टेंस, इसको हम लोग एस कहते हैं। एस को कहा जाता है आर्कियल डिस्टेंस, मतलब आर्क पे चली गई दूरी, आर्कियल डिस्टेंस। और इस पॉइंट पे अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये टेंजेंट एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाता है उसको हम लोग साई कहते हैं। जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर आप कहते हैं कि किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है, तो यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर डालते हैं, यहाँ से यहाँ, इस डिस्टेंस को आप कहते हैं एक्स, जबकि इस डिस्टेंस को क्या कहते हैं वाई। ठीक इसका उल्टा यहाँ पर होता है। यहाँ पे क्या कहा गया कि कोई हमारा कर्व है, कर्व पे कोई पॉइंट है एस कॉमा साई इज द इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट। तो उस कंडीशन पे, उस कर्व पे हम एक फिक्स पॉइंट कंसीडर करते हैं ए। उस फिक्स्ड पॉइंट से जो आर्कियल डिस्टेंस होती है, मतलब आर्क पे चली गई दूरी होती है, उसको एस से सिग्निफाई करते हैं। और उसी पॉइंट पे खींचा गया टेंजेंट एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाता है उसको हम लोग साई कहते हैं। तब जा करके इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है, एस कॉमा साई होता है। अब हमको इसका कोऑर्डिनेट, इसका इक्वेशन निकालना है। तो पहली बात मैंने आपको बताई, जिस कर्व का इक्वेशन निकालना उस पर एक पॉइंट कंसीडर करते हैं। चूँकि हमको इसका इक्वेशन निकालना है तो हम इस पर एक पॉइंट कंसीडर करेंगे। मान लेना ये पॉइंट है हमारा कैपिटल पी। ठीक, इंट्रिंसिक में निकालना है इसलिए इसको एस कॉमा साई मानेंगे। पोलर में निकालना होता तो आर कॉमा थीटा मानते, कार्टेशियन में निकालना होता तो एक्स कॉमा वाई मानते। इसका क्या मतलब हुआ कि इस पे अगर हम इस तरीके से कोई टेंजेंट ड्रॉ कर दें तो ये टेंजेंट एक्स एक्सिस से साई एंगल बनाएगा। और ये जो लोवेस्ट पॉइंट होता है इसी को हम फिक्स पॉइंट कहते हैं। फिक्स पॉइंट से जो इस पॉइंट की डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी, एस हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक में कोई डाउट नहीं। अब देखिए बना लीजिए इतना। हो गया। अब देखिए स्ट्रिंग है, आपको पिछले चैप्टर में बताया था स्ट्रिंग में टेंशन होता है ना। ये टेंशन किसी पॉइंट पर उस पर खींचे गए टेंजेंट के डायरेक्शन में होता है, तो ये टेंशन टी हो गया। ठीक, किसी भी फोर्स के दो कंपोनेंट होते हैं, एक एक्स एक्सिस के अलोंग, दूसरा वाई एक्सिस के अलोंग। चूँकि ये टेंजेंट हॉरिजेंटल से साई एंगल बना रहा है तो ये भी एंगल कितना होगा, साई। एंगल से सटा हुआ कॉस, दूसरा वाला साइन। इसमें कोई दिक्कत? फिर देखिए, मान ले रहे हैं कैपिटल डब्लू इस पूरी स्ट्रिंग का वेट है।
हमेशा यही नोटेशन यूज़ करेंगे। और स्मॉल w पर यूनिट लेंथ का वेट है, ठीक। एकांक लंबाई का वेट w, तो s लंबाई का वेट s इंटू डब्लू। क्यों भाई? हम कहते हैं 1 मीटर की दूरी का 1 मीटर या एक एकांक का वेट है, 1 kg का वेट है, 1 मीटर का वेट है 4 kg, तो 3 मीटर का कितना वेट होगा? 4 गुणे 3 kg। तो एक यूनिट लेंथ का वेट है w, तो s लेंथ का वेट कितना होगा? s इंटू डब्लू, जो इसके मिड पॉइंट पे काम करेगा। मान लिया यहाँ काम कर रहा है s इंटू डब्लू, स्मॉल w है, ठीक है। फिर देखिए लोवेस्ट पॉइंट पर हमेशा और हमेशा एक टेंशन काम करता है, उसको हम लोग हमेशा ऐसे ही दिखाएंगे टी नॉट से। लोवेस्ट पॉइंट पे चूँकि ग्रेविटी है, ग्रेविटी अपने नज़दीक सबसे ज़्यादा पॉइंट पे सबसे ज़्यादा ग्रेविटी लगाएगी, इस पर सबसे ज़्यादा ग्रेविटी लगेगी, ये खींचेगा अर्थ अपनी तरफ। जब खींचेगा तो ये लोवेस्ट पॉइंट हो जाएगा, शार्प पॉइंट हो जाएगा, इस पर टेंशन लगेगा, उस टेंशन को हम हमेशा बोलते हैं टी नॉट। जैसे हमने फिक्स कर दिया कि कैटनरी का यही शेप है, उसी तरह से ये समझ लीजिए कि ये लोवेस्ट पॉइंट है। लोवेस्ट पॉइंट पर टेंशन सबसे ज़्यादा होता है और वो किसके बराबर होता है? टी नॉट के, और हमेशा हॉरिजॉन्टल होता है। ये कैटनरी की संरचना में पाया गया। जैसे आपको कहा गया था कि रट लो ये इलिप्स है, किसने कहा? किसी मैथमेटिशियन ने कहा था कि ये इलिप्स है। किसी ने आपसे कहा था कि रट लो ये कार्डोइड है। किसी ने आपसे कहा था कि रट लो ये हाइपरबोला है। किसी ने कहा था रट लो ये पैराबोला है। किसने बताया आपको किसको सर्किल कहते हैं? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक उसी तरह से इस शेप को क्या कहते हैं? कैटनरी कहते हैं, ठीक है। ये उसका क्या होता है? लोवेस्ट पॉइंट। इस पे टेंशन किधर लगता है? हॉरिजेंटल टी नॉट के बराबर होता है, ठीक है। इस हिस्से को बोला जाता है, इस हिस्से को स्पैन, क्या कहते हैं? स्पैन। और इस हिस्से को कहते हैं सैग। सैग का मतलब होता है लटकना। सैग मतलब लटकना, कितना लटक रहा है स्ट्रिंग, तो इसको क्या कहते हैं? सैग। इसको क्या कहते हैं? स्पैन। इसको क्या कहते हैं? लोवेस्ट पॉइंट। और दूसरे शब्दों में इसको कहते हैं वर्टेक्स, वर्टेक्स ऑफ कैटनरी, ठीक है। सबसे ज़्यादा टेंशन इसी पे होता है, किसके बराबर होता है? टी नॉट के। वो कहाँ काम करता है? हॉरिजेंटल, ठीक है। उतारिए इतना। हो गया? अब देखिए क्या क्या चीज़ें हम आपको बता चुके हैं। इसमें कहा गया किसी भी फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग को लेके 2 पॉइंट से लटका दो अंडर द ग्रेविटी, तो एक निश्चित शेप बनता है जिसको हम कैटनरी कहते हैं। कैटनरी के इस हिस्से को क्या कहते हैं? स्पैन। जितना लटकता है उसको क्या कहते हैं? सैग। लोवेस्ट पॉइंट पे सबसे ज़्यादा टेंशन होता है, किसके बराबर होता है? टी नॉट। इसको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कोऑर्डिनेट क्या होता है? x, y। पोलर में r थीटा, पोलर में r थीटा। इंट्रिंसिक में s साई। s को क्या बोलते हैं?
आर्कियल डिस्टेंस, क्या बोलते हैं, आर्कियल डिस्टेंस। साई एंगल होता है, ठीक है। कैपिटल डब्लू इस पूरे स्ट्रिंग का वेट होता है, स्मॉल डब्लू पर यूनिट लेंथ का वेट होता है। तो एस लेंथ का वेट कितना होगा, एस डब्लू, जो इसके मिड पॉइंट पे काम करेगा, ठीक है। इसी आपको पता है किसी भी स्ट्रिंग का मिड पॉइंट उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे काम कर रहा है, ठीक है। अब देखिए सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा तो उसका एक एक हिस्सा इक्विलिब्रियम में होगा, मतलब इसका इतना हिस्सा भी इक्विलिब्रियम में होगा। अगर इतना हिस्सा इक्विलिब्रियम में है तो इस पे लगने वाले सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या होगा, ज़ीरो। अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है तो उस पर लगने वाले रिजल्टेंट फोर्स क्या होते हैं, ज़ीरो। रिजल्टेंट फोर्स का मतलब होता है कि कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई किसके बराबर होंगे, ज़ीरो, ठीक है। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो इसके सारे हिस्सा इक्विलिब्रियम में होगा, तो इसका इतना हिस्सा भी इक्विलिब्रियम में होगा। अगर इतना हिस्सा इक्विलिब्रियम में है तो ऊपर लगने वाले फोर्स नीचे के बराबर, लेफ्ट लगने वाले फोर्स राइट के बराबर, क्योंकि सिस्टम किस में है, इक्विलिब्रियम में है। एक फोर्स इसमें ऊपर की तरफ लग रहा है टी साइन साई, एक फोर्स इधर की तरफ लग रहा है टी कॉस साई, एक फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है एस डब्लू, एक फोर्स आपका इधर की तरफ लग रहा है टी नॉट, ठीक है। सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा तो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई किसके बराबर होंगे, ज़ीरो। कैपिटल एक्स का मतलब होता है प्लस एक्स एक्सिस की दिशा में फोर्स को लिया जाए, कैपिटल वाई का मतलब होता है प्लस वाई एक्सिस की दिशा में फोर्स को लिया जाए। तो सबसे पहले हम कैपिटल एक्स ले रहे हैं प्लस एक्स एक्सिस की दिशा में, टी कॉस साई, इसका डायरेक्शन इधर की तरफ है, उसको उधर कन्वर्ट करेंगे तो आएगा माइनस टी नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो। एंड दूसरा वाला लेंगे, ऊपर की तरफ है टी साइन साई, दूसरा वाला नीचे की तरफ है, इसको भी चेंज करेंगे, माइनस डब्लू इंटू एस इज इक्वल टू ज़ीरो। दिस इम्प्लाइज दैट टी नॉट इज इक्वल टू टी कॉस साई एंड डब्लू एस इज इक्वल टू टी साइन साई। इसको मान रहे हैं 1, इसको मान रहे हैं 2, 1 और 2 को डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 कॉमा वी गेट, जैसे ही डिवाइड करेंगे आपको मिलेगा टी से टी कैंसिल, साइन साई अपॉन कॉस साई इज इक्वल टू डब्लू इंटू एस अपॉन टी नॉट, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? दिस इम्प्लाइज दैट tan साई इज इक्वल टू डब्लू इंटू एस। आज रट्टा मार लीजिएगा कि इसकी वैल्यू जो होती है वो डब्लू इंटू सी के बराबर होती है, ये आपको याद करना पड़ेगा। मतलब अभी बताते चलिए, ये कट जाएगा और आपको देगा दिस इम्प्लाइज दैट tan psi is equal to s upon c. This implies that s is equal to c tan psi. अब कोई आपसे ये पूछ सकता है कि तुमको कैसे पता कि ये इंट्रिंसिक में इक्वेशन है, तो कहिएगा इंट्रिंसिक में वेरिएबल s और psi होते हैं। इस इक्वेशन में s और psi के अलावा केवल कांस्टेंट आया है, इसका मतलब ये इंट्रिंसिक में इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर s और psi के अलावा कोई और वेरिएबल आता जैसे x, y, r, थीटा, तो ये इंट्रिंसिक में इक्वेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता। tan तो आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, c कांस्टेंट है, तो बचा कौन, s और psi। s और psi वेरिएबल है, क्योंकि ये इक्वेशन केवल दो वेरिएबल s और psi को कंटेन करता है एंड s एंड psi आर द वेरिएबल्स इन इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसका मतलब ये कर्व के इक्वेशन को दिखाता है इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है। देखिए हम c के बारे में आपसे क्या कहना चाह रहे थे। जो स्मॉल c होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट कहते हैं कांस्टेंट वैल्यू होती है। मतलब अभी मैंने क्या कहा, कैटनरी क्या है, जो अंडर द ग्रेविटी फिक्स्ड शेप ले लेता है। फिक्स्ड शेप क्यों लेता है, क्योंकि अर्थ को पता है हमको लोवेस्ट पॉइंट पे कितना टेंशन लगाना है। आपको पता है किसी रस्सी को खींचे 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 खींचे, एक समय के बाद खींचने पे टूट जाएगी, तो अब अगर अर्थ इस पर और ज़्यादा स्ट्रेस लगाएगा तो ये यहीं से टूट जाएगी।
तो ये एकदम पीक पोजीशन पे है, इससे ज़्यादा इस पर टेंशन नहीं लग सकता। तो ये सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टेंशन है वो किसके बराबर है, टी नॉट के, और टी नॉट किसके बराबर होता है, W इंटू सी के। मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होती है ये पूरी सी के बराबर होती है, ठीक है। ये अभी हम मेंशन नहीं करेंगे कि बराबर होती है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि ये फिक्स है। जैसे हमने कहा ये रट्टा मार लीजिए कि सी पे हमेशा इसी दिशा में टेंशन काम करेगा, वो किसके बराबर होगा, टी नॉट के। तो टी नॉट की वैल्यू किसके बराबर होगी, W इंटू सी के, ठीक है। ये इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट सिस्टम में इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, इंट्रिंसिक के वेरिएबल क्या क्या होते हैं, एस और साई। एस और साई के अलावा इसमें या तो कांस्टेंट है या तो फंक्शन है, केवल दो वेरिएबल पाए जा रहे हैं, कौन कौन से, एस और साई। इसका मतलब ये इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट सिस्टम में इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है, लिखिए। ये आता है, पूछा जाता है, लॉग में आता है। ये आपका 2004, 2007, 9, 10, 11, 14, 17, 18, 19 में आया हुआ है, ठीक है। लिखिए, बोले, लेट आ यूनिफॉर्म चेन, लेट आ यूनिफॉर्म चेन ACB, ये लिखा, लेट आ यूनिफॉर्म चेन ACB, let a uniform chain ACB is suspended between 2 points A and B, 2 points A and B, such that C be the lowest point, such that C be the lowest point of the chain, C be the lowest point of the chain, full stop. When it is hanging in equilibrium, when it is hanging in equilibrium under the action of gravity, फिर से रिपीट कर रहे हैं, when it is hanging in equilibrium under the action of gravity, comma, the only in above position, the only in फुल, एक सेकेंड रुकिएगा, लिखा है व्हेन इट इज हैंगिंग इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी ओनली, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी ओनली, कॉमा, देन इन द अबव पोजीशन, देन इन द अबव पोजीशन the plane of the curve ACB, the plane of the curve ACB thus formed, thus THUS, thus formed will be vertical, thus formed will be vertical। क्या कहा गया है कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो ये वर्टिकल होगा। वर्टिकल क्यों हुआ? क्योंकि अंडर ग्रेविटी काम कर रहा है। आपको पता है अगर कोई चीज़ ऐसे है तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगता है, ऐसे होती है तभी उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स इज डिपेंड अपॉन हाइट नॉट द लेंथ, है ना। फिर लिखिए लाइन पैराग्राफ चेंज करके, लेट कैपिटल P, लेट कैपिटल P बी एनी पॉइंट, let capital P be any point of the string, let capital P be any point
of the string whose coordinate are s comma psi, whose coordinate are s comma psi ब्रैकेट में लिखा आएगा, whose coordinate are s comma psi, whose coordinate are s comma psi। हो गया। देन देखिए ये आर्क है, देन आर्क CP इज इक्वल टू S। हमेशा आर्क आप लिखेंगे, अगर आर्क नहीं लिखेंगे तो इसका मतलब होता है C और P को मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन, और आर्क लिखने का मतलब होता है C और P को इस तरीके से आपस में जोड़ा गया है। ठीक है, देन आर्क CP इज इक्वल टू S। such that the tangent at P, such that the tangent at P, such that the tangent at P मतलब at capital P makes an angle psi, makes an angle psi with the horizontal, makes an angle psi with the horizontal, ठीक है, फुल स्टॉप। let small w be the weight of the string per unit length, then the weight of arc CP is, then the weight of arc CP is W into S, full stop। let T naught be the tension, let T naught be the tension, let T naught be the tension at the lowest point C, at the lowest point C of the catenary, then it is given that, the whole system is in equilibrium, then it is given that the whole system is in equilibrium, comma, so that देखिए क्या बोले, पूरा पोर्शन इक्विलिब्रियम में है, पूरे सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो ये सारे हिस्से इक्विलिब्रियम में होंगे, मतलब ये हिस्सा भी इसका क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। सो दैट द portion CP will also in equilibrium, so that the portion CP will also be in equilibrium, so that the portion CP will also be in equilibrium under the action of देखिए कितने फोर्स लग रहे हैं, एक फोर्स, दो फोर्स, तीन फोर्स,
ये बात अलग है कि ये 2 पार्ट में फिर डिवाइड हो गया तो 1 2 3 4 हो गए, लेकिन मेनली तो यही है। अंडर द एक्शन ऑफ फॉलोइंग 3 फोर्सेस, अंडर द एक्शन ऑफ फॉलोइंग 3 फोर्सेस। राममिलन जी बैठाइए ऑफिस में। अंडर द एक्शन ऑफ फॉलोइंग 3 फोर्सेस। पहला पॉइंट, लाइट जला दीजिए, फैन चला दीजिए। पहला देखिए, टी नॉट लग रहा है, हॉरिजेंटल लग रहा है किस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे, लोवेस्ट पॉइंट पे। दूसरा W इंटू एस काम कर रहा है इस आर्क के मिड पॉइंट पे, वर्टिकल डाउनवर्ड। तीसरा टी लग रहा है पॉइंट पी पर लगने वाले टेंजेंट के डायरेक्शन में, दैट इज टेंशन, है ना। देखिए पहला पॉइंट लिखिए, टेंशन टी नॉट, टेंशन टी नॉट, पहला पॉइंट है टेंशन टी नॉट एक्टिंग हॉरिजेंटली, टेंशन टी नॉट एक्टिंग हॉरिजेंटली, टेंशन टी नॉट एक्टिंग हॉरिजेंटली at the end C, at the end C, comma, which is the lowest point of the catenary, which is the lowest point of catenary, which is the lowest point of catenary, which is the lowest point of catenary। दूसरा पॉइंट, टेंशन T, टेंशन T at point capital P, टेंशन T at point capital P acting along the direction, acting along the direction, acting along the direction of the tangent, acting along the direction of the tangent at P, at P as shown in figure, as shown in figure। तीसरा, थर्ड पॉइंट, द वेट W इंटू एस, W भी स्मॉल होगा S भी स्मॉल होगा, द वेट W इंटू एस, द वेट W इंटू एस ऑफ द आर्क CP, ऑफ द आर्क CP, CP of the arc CP which acts vertically downward, which acts vertically downward, which acts vertically downward direction, direction, which acts vertically downward direction through the center of gravity, through the center of gravity of arc CP, through the center of gravity of arc CP। ठीक है, इसमें ये 3 फोर्स लग रहे हैं। नीचे से लिखिए, since the portion CP, since the portion CP, since the portion CP is in equilibrium, since the portion CP is in equilibrium due to only these 3 forces, due to only these 3 forces, full stop, hence the line of action, hence the line of action, hence
the line of action of these three forces, hence the line of action of these three forces must be meet in a point, must be meet in a point, in a point, meet 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 in a point। फर्स्ट चैप्टर में बताया गया था कि जब भी सिस्टम इक्विलिब्रियम पे होता है तो उसका रिजल्टेंट क्या होता है, ज़ीरो। इस कंडीशन में लगने वाले सारे फोर्स किसी एक बिंदु पे मिलते हैं। वहाँ जितने भी डायग्राम बनाए थे सब में डायग्राम ऐसे ही बनाए थे। जब आप लेक्चर्स को सुनेंगे तब आपको ये बात समझ में आएगी, ठीक है। पढ़ लीजिएगा कोप्लेनर फोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम बोल रहे हैं इसलिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नोटबुक सामने रखिएगा जब नोट्स लेके जाएंगे तो, और लेक्चर सुनते चलिएगा, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर नीचे से लिखिए, hence resolving all the forces, hence resolving all the forces, hence resolving all the forces acting in portion CP, acting in portion CP, acting in portion CP along vertical and horizontal direction, along vertical and horizontal direction, along vertical and horizontal direction, comma we get, ये लाइन लिखिए, सॉरी ये लाइन लिखिए, ये लाइन, ये लाइन, ये यहाँ तक लिख करके रुक जाइएगा। हो गया। उस लाइन के नीचे से लिखिए, सिंस टी नॉट इज द टेंशन एट द लोवेस्ट पॉइंट, सिंस टी नॉट इज द टेंशन एट द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ स्ट्रिंग, since T naught is the tension at the lowest point of the string, full stop, hence it must be unique, hence it must be unique for the particular system taken, for the particular system taken, for the particular system taken, full stop. Therefore let it be, therefore let it be,
equal to the weight of length small c of the string, length small c of the string, that is T नॉट इज इक्वल टू W इंटू सी। अब समझ में आया क्यों ये लिया जा रहा है? T नॉट लोवेस्ट पॉइंट पर लगने वाला टेंशन है, लोवेस्ट पॉइंट फिक्स है, T नॉट फिक्स है, इसलिए हमने T नॉट का एक फिक्स मान लिया W इंटू सी। ठीक है, नीचे से लिखिए दिस इम्प्लाइज, ये लाइन हो गया। नीचे से लिखिए विच इज द इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटनरी, विच इज द इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटनरी, विच इज द इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटनरी इन इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट सिस्टम, विच इज द इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटनरी इन इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट सिस्टम, which is the equation of common catenary in intrinsic coordinate system। हो गया, डायग्राम बन चुका है ना। नेक्स्ट हेडलाइन डालिए कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटनरी, लगाइए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटनरी, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कार्टेशियन में वेरिएबल क्या क्या होते हैं? x और y। तो इक्वेशन में x और y के अलावा बाकी सारे के सारे केवल और केवल कांस्टेंट आने चाहिए, है ना। लिखिए कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटनरी, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटनरी। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटनरी। हो गया, लिखिए सिंस वी नो दैट द इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटनरी इज, since we know that the intrinsic equation of common catenary is, since we know that the intrinsic equation of common catenary is, क्या होता है इंट्रिंसिक इक्वेशन? S इज इक्वल टू C tan psi, इक्वेशन नंबर 1 अभी जस्ट आपने प्रूफ किया। ठीक है, अब देखिए फिर से वही चीज़, कैटनरी है, 2 पॉइंट है, एक को ए का नाम दिया, दूसरे को बी का, 2 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन में आपको पता है ये आपकी y एक्सिस, ये आपकी x एक्सिस। कैटनरी का इक्वेशन निकालना है, उस पर एक पॉइंट मानेंगे P x, y, तो यहाँ से यहाँ जो परपेंडिकुलर डालेंगे ये क्या होगा x और ये क्या होगा y। ठीक, अगर इस पे कोई टेंजेंट ड्रॉ करें और वो टेंजेंट x एक्सिस से साई एंगल बनाता हो तो आप जानते हैं tan साई इज इक्वल टू dy बाई dx, प्रवणता स्लोप, है ना। नीचे से लिखिए इन द केस ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, in the case of Cartesian coordinate, comma, let us consider
let us consider a point capital P on catenary, whose coordinate are x, y, then tan psi is equal to dy by dx, equation number 2. Then tan psi is equal to dy by dx, equation number 2. ठीक है. यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, comma we get मिलेगा s इज इक्वल टू c tan psi की जगह dy by dx. ठीक है, लिखिए. डिफ्रेंशिएट कराइए. डिफ्रेंशिएटिंग above इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं. मिलेगा ds बाई dx इज इक्वल टू c कॉन्स्टेंट, ये आएगा d2y बाई dx स्क्वायर. इसको मान रहे इक्वेशन नंबर 3. ब्लैक बोर्ड पे देखते रहिएगा. हम लोग जानते हैं सिंस वी नो दैट, एक एक्सप्रेशन आपने एक बार पढ़ा होगा, कहते थे डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई का होल स्क्वायर. ठीक है, कभी देखा है एक्सप्रेशन? दिस इम्प्लाइज दैट इससे डी एस बाई डी एक्स का होल स्क्वायर निकालेंगे तो आएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर. इसका इस्तेमाल 3 में कर रहे हैं. इसको मान रहे इक्वेशन नंबर 4. यूजिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3, वी गेट, जैसे इस्तेमाल करेंगे मिल जाएगा डी एस बाई डी एक्स की जगह आएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर. ठीक है, फिर देखिए जरा सा कुछ गलती हुई है, देखिएगा. ये डी एस बाई डी एक्स है, ये स्क्वायर है, तो ये क्वांटिटी किस में आएगी? अंडर रूट में आएगी. ये स्क्वायर है, ये नॉर्मल है, तो इससे नॉर्मल निकालेंगे तो ये अंडर रूट में हो जाएगा. ठीक है, फिर देखिए वेरिएबल सेपरेबल बना रहे हैं. फिजिक्स मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन में कह रहे पुट कर देंगे डी वाई बाई डी एक्स की जगह पी, तो मिलेगा दिस इम्प्लाइज दैट डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी पी बाई डी एक्स, है ना. इसको कुछ नाम दे रहे हैं. इक्वेशन नंबर 5. देन फ्रॉम इक्वेशन 5 वी गेट, इक्वेशन नंबर 5 से आपको मिल जाएगा 1 अंडर रूट में 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर दैट इज पी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी पी बाई डी एक्स. ठीक, फिर देखिए दिस इम्प्लाइज दैट वेरिएबल सेपरेबल बनाएंगे तो आपको मिलेगा डी एक्स इज इक्वल टू सी डी पी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस पी स्क्वायर. ये डायग्राम जल्दी से बना लीजिए. डायग्राम बना लीजिए ताकि फिर बाद में लिख सकें.
हो गया। अब इसको इंटीग्रेट कर रहा है दोनों तरफ, देखिएगा, इंटीग्रेटिंग above on both sides कराइए। आएगा इंटीग्रल dx c कांस्टेंट इंटीग्रल dp अपॉन अंडर रूट 1 प्लस पी स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू c, बताइए क्या होता है, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स p, साथ में आपको मिलेगा एक कांस्टेंट, मान ले रहे कांस्टेंट कैपिटल A। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब देखिए, एट पॉइंट, ये C पॉइंट है ना, बना लीजिएगा, एट पॉइंट C पॉइंट की बात करें तो C पर x का मान 0, क्योंकि y एक्सिस है ना, x इज इक्वल टू 0। ठीक, एंड अगर x 0 है, dy बाई डी एक्स का मान निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा, प्रवणता निकालेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू स्लोप। तो यहाँ पे जो खींचा गया टेंजेंट होता है वो x एक्सिस के पैरेलल होता है, तो इसका x एक्सिस से बनने वाला एंगल 0 डिग्री, 0 डिग्री मतलब tan 0, और tan 0 की वैल्यू 0। C y एक्सिस पे है, y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0, इस पे बनने वाला टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका x एक्सिस से बनने वाला एंगल 0, तो इसकी वैल्यू 0। ठीक है, इसको मान रहे इक्वेशन नंबर 6। देन फ्रॉम इक्वेशन 6 वी गेट, इक्वेशन नंबर 6 से मिल जाएगा आपको x इज इक्वल टू c साइन हाइपरबोलिक इनवर्स dy बाई डी एक्स का मान किसके बराबर है, p के, तो p का मान 0 प्लस साथ में एक कांस्टेंट c, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स की वैल्यू भी 0 होती है, ये भी 0 ही है, x इज इक्वल टू 0, तो दिस इम्प्लाइज 0 इज इक्वल टू c इंटू 0 प्लस, इसको कांस्टेंट को कुछ और a मान ले रहे हैं ना, a है ना, प्लस a, तो मिलेगा आपको, दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 0। ठीक, हेंस इक्वेशन 6 बिकम्स, इस कंडीशन में इक्वेशन 6 मिल जाएगा आपको, x इज इक्वल टू c साइन हाइपरबोलिक इनवर्स p। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, यहां तक में कोई डाउट आपको? ठीक, अब देखिए, दिस इम्प्लाइज दैट x बाई सी इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स p का मान है dy बाई डी एक्स, दिस इम्प्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इधर आएगा साइन हाइपरबोलिक x बाई सी, दिस इम्प्लाइज दैट dy इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक x बाई सी इंटू डी एक्स। इसके बाद आप अगले टर्म में बता देंगे। ठीक है, उतार लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट टर्म पे बताएंगे, इतना उतार लीजिए। कितने पेज की फ़ोटो क्लिक कर लीजिएगा उसके बाद। ठीक है, ऑफिस में रहेगा हम सामने, वहीं आ जाएगा, वहीं ले लीजिए।
ये सब खूब पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। इसके बाद 2-3 लाइन और है, कल